और यही चीज अगर गर्मी में आप देखिए अभी के डेट में, तो अभी सघन हो रहेंगे बस। अभी तो शर्टो पैंट पर है, घर जाएगा तो खाली एक हाफ पैंट मार लेगा, एगो गंजी मार लेगा, वो अब विरल हो जाएगा। तो वहां पास देखोगे तो आज आपकी जो टॉपिक होगी वो है प्रकाश का अपवर्तन, और इससे पहले आप प्रकाश का परावर्तन पढ़ चुके हैं। और आज हम लोग सीखने वाले हैं अपवर्तन। देखिए, परावर्तन और अपवर्तन में बहुत अंतर है। परावर्तन किसको कहते हैं तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि परावर्तन जो है प्रकाश को किसी अपारदर्शी माध्यम से टक्कर करके और वापस जाना परावर्तन कहलाता है। परावर्तन किसको कहेंगे तो जब कोई आपतित प्रकाश किसी अपारदर्शी माध्यम से टक्कर करके वापस अपने माध्यम में चला जाए, तो उस घटना को या टक्कर करके लौटने की जो घटना होती है उससे हम लोग बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। और आज सीखने वाले हैं अपवर्तन। देखिए, अपवर्तन और परावर्तन, यहाँ पर थोड़ी सी मैं एक चीज बता दूं कि जो परावर्तन होता है ना, परावर्तन के लिए माध्यम आपका चाहिए अपारदर्शी माध्यम चाहिए, जबकि अपवर्तन अगर होता है तो अपवर्तन के लिए आपका माध्यम चाहिए और इसके लिए पारदर्शी। पारदर्शी माध्यम, ये हमेशा याद रखिएगा। परावर्तन आपका अपारदर्शी माध्यम में होता है। अगर माध्यम पारदर्शी मिला तो वो फिर आपका परावर्तन नहीं होगा। अपवर्तन के लिए माध्यम कैसा होने चाहिए, पारदर्शी। और पारदर्शी उसको कहते हैं जिसमें से लाइट हो करके चला जाए, एक साइड से गुजरे और दूसरा साइड निकल जाए। जैसे बोर्ड है तो बोर्ड के अंदर अगर हम लाइट को घुसेड़ेंगे तो नहीं निकलेगा, लेकिन कांच को देखिए, कांच से आपका लाइट एक साइड से दूसरा साइड निकल जाएगा। घड़ी में जो कांच लगा हुआ रहता है तो अंदर वाला कांटा दिखाता है, इसका मतलब ऊपर लगा हुआ कांच जो है क्या है आपका पारदर्शी है। इसी तरह से वो ऐसा जहां भी आपको दिखे जो बाहर से शीशा लगा हुआ अंदर वाला फिगर दिख रहा है तो वो आपका पारदर्शी होता है, इसको ट्रांसपेरेंट बोला जाता है। तो इसी चीज को आज हम लोग सीखने वाले हैं कि देखिए अपवर्तन क्या चीज होती है। तो अपवर्तन का अगर ऐसे एकदम सिंपल भाषा में आप सीखिए तो अपवर्तन का मतलब होता है प्रकाश के मुड़ने की घटना, वो भी किसी पारदर्शी माध्यम में अपने पथ से जब विचलित हो जाता है तो विचलित होने की जो घटना होती है अपवर्तन होता है। जैसे मान हमारे पास कोई कांच है और इस कांच में वायु में से हम लाइट को प्रवाहित कर रहे हैं, मतलब कि लाइट को एंट्री कर रहे हैं। से आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि आपके पास अगर मान के चलिए कोई कांच है और उस कांच में वायु में से प्रकाश को हम लोग एंट्री करवा रहे हैं। जैसे यहाँ पास अगर कोई कांच लगा हुआ रहता है और इसको में से हम प्रकाश को पार करवाते, तो प्रकाश को पार करवाते तो प्रकाश सबसे पहले कहाँ जाती, वायु में, और वायु में से फिर कहाँ जाता, कांच में। तो अगर प्रकाश वायु में से कांच में जा रहा है तो उसकी दो माध्यम चेंज हो रही है, एक तो वायु और दूसरा कांच, क्योंकि जो माध्यम वायु है वही माध्यम आपका कांच नहीं हो सकता है। कांच अगर देखा जाए तो वायु की तुलना में सघन होती है। सघन उसको बोलते हैं जो जिसका कण बहुत पास हो। जैसे आप वायु जितना आसानी से वायु में हाथ फैला लोगे उतना आसानी से आप कांच में हाथ फैलाओगे, नहीं फैलेगा। नहीं फैलेगा इसका मतलब कि वो वायु की तुलना में ज्यादा सघन है, वायु की तुलना में ज्यादा सघन है। तो यहाँ पर क्या हो रही है, प्रकाश, याद रखना कि ये आपका प्रकाश है, जो रेड वाला नजर आ रहा ना, रेड वाला लाइन, ये रेड वाला लाइन आपका प्रकाश है। और ये प्रकाश आपको वायु में से, याद रखना ये इधर वाला जो माध्यम है आपका वायु है, वायु, और ये प्रकाश क्या हो रहा है, वायु में से प्रवेश कर रही है कांच में। तो बताओ तो कि माध्यम O1 हुआ कि नहीं, और ये कांच तो माध्यम 2, और फिर ये निकल करके फिर जो माध्यम में से एंट्री हुआ था वही माध्यम फिर वापस निकल रहा है। मतलब वायु में से वो कांच में आया प्रकाश और कांच में से फिर वायु में, इसकी माध्यम दो जगह पे चेंज हो रही है, एक वायु और कांच, फिर कांच वायु हो रहा है ना, दो जगह, एक वायु कांच और दूसरा कांच वायु। तो यहाँ पर आप देखिएगा क्या कि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में आता है, याद रखना विरल सघन, विरल मतलब क्या होता है
कि छेहर, छेहर समझ में आ रहा है ना, एकदम पतला पतला। और सघन का मतलब सटल सटल, सघन का मतलब सटल सटल, और बिरल का मतलब छेहर। जैसे गर्मी में हम लोग बिरल हो जाते हैं, ठंडा में सघन हो जाते हैं, पूरा 75 को लाभ लेंगे। और यही चीज अगर गर्मी में आप देखिए अभी के डेट में, तभी सघन हो रहेंगे। बस अभी तो शर्टो पैंट पर है, घर जाएगा तो खाली एगो हाफ पैंट मार लेगा, एगो गंजी मार लेगा, वो अब बिरल हो जाएगा। तो वहां पास देखोगे तो गड़बड़ हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बिरल बोलते हैं, सॉरी हाँ बिरल बोलते हैं। तो यहाँ पास अगर प्रकाश देखिएगा तो प्रकाश बिरल से सघन में आ रहा है। तो प्रकाश आपको पता है, एक चीज मोटी बात में याद रखियो कि प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल प्रत्येक माध्यम में अलग अलग होती है। अब बताइए कि अगर प्रकाश की वायु में अलग चाल है, कांच में अलग चाल है, लोहा में अलग चाल है, सब कुछ में अगर अलग अलग चाल है, जो पारदर्शी माध्यम होगी उसमें अलग अलग चाल है, तो बताइए कि एक चाल से चलेगा? नहीं चलेगा। अब जिस चाल से वायु में से आया होगा, अचानक ओकरा मिल गया कांच यानी सघन माध्यम, तो इसकी स्पीड कम होगी कि ना होगी? आराम से हो जाएगा। आप एकदम चल रहे हो एकदम स्टाइल मार के, अचानक से आपको दिख जाए आपका वाला, तुरंत एक और घूमेगा, या चल रहे एक चक्कर हो गया, तो वहां पास आपकी चाल कम जाएगी। तो अगर वहां पास चाल कमेगा तो यहाँ पास भी वही चीज है। अगर इसको रास्ता मिल रहा है भयंकर एकदम सॉलिड, ये चलता चला जाएगा। अगर बीच में इसको दिख गया बिरल सॉरी सघन, तो वो वहां पास रुक जाएगा, क्योंकि उसकी चाल उसमें कम होती है। अब कम चाल होगी तो फिर कैसे स्पीड में जाएगा? और जिसकी चाल कम हो जाएगी उसका ऑटोमेटिक है कि ग्राफ नीचे गिर जाएगा। जैसे आप देखो मशीन से, इसका एग्जांपल आप समझ सकते हो। अगर मान के चलो मोटर है आपके पास और पानी फेंक रहा है, तो वोल्टेज बहुत ज्यादा रहेगा तो उसका फोर्सिंग ऐसे आएगा, लेकिन जैसे ही वोल्टेज डाउन होगा इसका ग्राफ ऐसे गिर जाएगा। मतलब कि जितना काश उसको पानी फेंकना चाहिए लेकिन दूर तक, उतना नहीं फेंक करके नीचे गिर जाएगा, और कहीं और वोल्टेज गिर गया तो यहाँ ही पड़ी गिर जाएगा। तो बताओ तो कि यहाँ पास इसका रीजन क्या है? वोल्टेज कम बेसी हो रही है, इसके पानी भी क्या होगा? कम बेसी होगा। तो यहाँ पास भी वही चीज है, प्रकाश चलेगी, सब में चलेगी, जहां इसको पारदर्शी माध्यम मिलेगा प्रकाश चलेगा, लेकिन अंतर यही होगा कि अगर इसको सघन माध्यम मिला तो कम चलेगा, और बिरल माध्यम मिलेगा तो अधिक चलेगा, फास्ट चलेगा। तो यहाँ पास भी प्रकाश सघन से बिरल में आता है, सघन में तो इसका स्पीड ज्यादा होगी, और इस स्पीड से अगर चलेगा तो उसका देखो ग्राफ ऐसा चलना चाहिए प्रकाश को, इस तरह से, यानी कि रेड और हरा जो डॉट डॉट दिख रहा है ना, इस तरह से प्रकाश को आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन प्रकाश इस तरह से आगे नहीं बढ़ा है, जब नहीं बढ़ा है, क्योंकि याद कीजिए कि इसको सघन बिरल से सघन में आया है। तो देखिए ये प्रकाश झुक गया है, ये वाला हिस्सा नजर आ रहा है रेड वाला, तो ये इसको जाना चाहिए ऐसे, लेकिन ऐसे ना जाकर के कहा हुआ झुक गया है, इधर मुड़ गया। तो इसी मुड़ने की घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। तो याद रखिएगा यहाँ पास कि प्रकाश का अपवर्तन किसको कहते हैं? तो एक लाइन में याद रखिएगा कि प्रकाश के मुड़ने की घटना, मुड़ने की घटना, और इसी मुड़ने की घटना को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश की अपवर्तन। अब समझिए, यहाँ से बताइए तो कि प्रकाश एक जगह यहाँ मुड़ रहा है, तो प्रकाश के एक जगह यहाँ अपवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यहाँ हो रहा है। दूसरी बात अब देखिए कि फिर यहाँ से यहाँ तक इसको एक ही माध्यम मिला है, और कौन सा माध्यम है? सघन, यानी कि कांच। और सघन माध्यम है तो प्रकाश की चाल भी एक समान होगी, तो एक समान होगी। तो यहाँ से यहाँ देखिए रेड ओ से लेकर करके इस पी तक, ओ से पी तक एक ही समान चाल से आया है, इसके लाइन में कोनो टेढ़ापन नहीं आया है, मतलब कि मुड़ा उड़ा नहीं है। लेकिन जैसे ही कांच से फिर निर्गत हुआ है, कांच से निर्गत हुआ, तो देखिए यहाँ से जैसे ही निर्गत हुआ है, इसकी फिर प्रकाश की जो रास्ता है बदल गया, इसको सीधा आना चाहिए। रेड वाले को यहाँ जो ग्रीन दिख रहा है ना डॉट डॉट, इस रास्ते से आना चाहिए, लेकिन ये इस रास्ते से ना करके थोड़ा सा इधर हट गया है। तो इधर हट गया है मतलब क्यों? इसलिए ना क्योंकि यहाँ पास इसको सघन माध्यम मिला, और जैसे ही इसको में से निकला इधर माध्यम हो गया बिरल, तो बिरल में तो प्रकाश तेज चलेगी, प्रकाश तेज चलेगी तो दूर हो गया। तो आप देखिए कि यहाँ पास अगर आप काल्पनिक अभिलंब डालोगे, रियल में होता नहीं है, हम लोग अपनी सुविधा के लिए डाल देते हैं काल्पनिक अभिलंब। तो यहाँ से ए से ओ जो किरण आ रही है, इस पे एक काल्पनिक अभिलंब डाला गया है एम एन, याद रखना कि एम एन और एम एन जो है ना, एम से एन, एम एन और तथा
तथा RS और ये दोनों के दोनों आपका काल्पनिक अभिलंब है, याद रखना, अभिलंब, ठीक है, ये आपका अभिलंब है। अब देखिए यहाँ हो क्या रहा है कि जैसे ही प्रकाश यहाँ आ रहा है, मारबो करेंगे अब तुम यहाँ कहा लगी आया गधा कहीं, यहाँ पर देखिएगा तो क्या हो रहा है कि इस प्रकाश को अगर देखा जाए तो प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ रहा है, तो अभिलंब की ओर सट रहा है। देख लो, अभिलंब की ओर सट रहा है। तो एक नंबर का सवाल आपको यहीं से आ जाएगा कि जब कोई प्रकाश विरल से सघन माध्यम में जाती है तो उसकी झुकाव किधर होता है, अभिलंब की ओर या अभिलंब से दूर। तो यहाँ से आपको मारना होगा अभिलंब की ओर, ठीक है। तो यहाँ पर एक नंबर का सवाल यहाँ से आपको बन जाएगी कि सघन से विरल में आने पर, विरल से सघन, विरल से सघन में आने पर प्रकाश अभिलंब की ओर झुक जाती है, या मुड़ जाती है, एक ही चीज। और जब विरल माध्यम में जाएगा, यानी कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो अभिलंब से दूर हटेगा, याद रखना। इसका जस्ट उल्टा, जब अगर ये विरल सघन से, याद रखना, सघन से विरल, सघन से विरल, तो जब सघन से विरल में जाएगा तो किधर झुकेगा, अभिलंब से दूर, याद रखिए, अभिलंब से दूर। क्या है ये एक चीज याद रखिए, ओ से पी आपका क्या कहलाएगा, अपवर्तित किरण। ध्यान देना, ये जो ओ से पी नजर आ रहा है, यानी कि रेड वाला कांच के अंदर में जो किरण नजर आ रही है, इसी किरण को बोला जाएगा अपवर्तित किरण। और यहाँ से यहाँ ये वाला पी से क्यू, ये जो पी से क्यू दिख रहा है आपको, पी क्यू, इस पी क्यू को क्या बोलेंगे आप, तो इस पी से क्यू को बोलिएगा निर्गत किरण, इसको बोलेंगे निर्गत किरण, इसको निर्गत किरण, ठीक है। अब देखिए, उसमें भी एंगल आई और आर होता था, किसमें, हाँ, प्रकाश का परावर्तन में। और इसमें भी आप याद रखिएगा कि ए एंगल आई जो है ना, वो एंगल ई के बराबर होगा, ए। अब कैसे होगा आप समझिए इस बात को, बराबर कैसे होती है। देखिए, अगर ई माध्यम और निर्गत माध्यम दोनों माध्यम अगर सेम हो तो ये वाला कोण, ये वाला और ये वाला कोण बराबर होगा। काहे बराबर होगी, इसको भी आप समझिए कि यहां से जिस एंगल से कोण आएगी, जैसे ही सघन में आएगा तो अभिलंब की ओर मुड़ेगा, अभिलंब सघन में आएगा तो अभिलंब की ओर मुड़ेगा, और फिर जैसे ही सघन माध्यम से निकलेगा और उसी माध्यम में प्रवेश करेगा जिस माध्यम में से वो आया है, तो उतना ही एंगल से ना वो घूमेगा जितना एंगल से वो मुड़ा था। तो बताइए कि अगर ये वाला और ये वाला लाइन को देखा जाए तो दोनों पैरेलल हो जाएगा कि ना होगा। जैसे ए ओ, ए ओ जो है पैरेलल हो जाएगा इसका ओ क्यू, सॉरी पी क्यू का। तो बताओ कि ये दोनों जब पैरेलल है तो ये वाला लाइन और ये वाला लाइन दोनों अभिलंब है, तो अभिलंब का मतलब 90 डिग्री। तो यहाँ सब देखिएगा तो एम एन और ए भी पैरेलल हो जाएगा किसका, आर एस का। तो ए ओ पैरेलल है पी क्यू का और एम एन पैरेलल है आर एस का। तो आपको पता होना चाहिए पैरेलल का गुण से कि ये वाला कोण और ये वाला कोण आपका बराबर हो जाएगा, यानी एंगल आई जो है वो बराबर हो जाएगा एंगल ई का, एंगल ई का। तो इसको बोला जाता है आपतन कोण और इसको बोलेंगे परावर्तन कोण, निर्गत कोण, परावर्तन कोण। ये चीज आपको समझनी चाहिए। आप दूसरी बात और समझिए कि अगर मान के चलिए कि आपका प्रकाश वायु से कांच में आ रहा है तो एक जगह ऐसा होगा जहां वायु और कांच का संपर्क होगा। और समझ में आ, जैसे यहाँ पास आप देखिए ये वाला मार्कर है मेरे पास, ये मार्कर है, ये दोनों का अगर हम सटा देते एक जगह है ना जहां पास ये दोनों के चोच लड़ रहा है, यहाँ अब बताइए तो कि ये दोनों यहाँ सट रहा है, तो इस जगह को हम लोग बोलेंगे अंतरापृष्ठ। जैसे इसमें ये कांच है और ये वायु है, तो वायु और कांच, वायु और कांच इस जगह पे देखिएगा तो यहाँ पास दोनों टकरेगा, संपर्क करेगा,
तो जहां पास ये दोनों टकरेगा, जहां पास दोनों की मिलन होगी, उस मिलन वाले स्थान को हम लोग बोलेंगे अंतरापृष्ठ। उस पृष्ठ को जहां पास वायु और कांच संपर्कित होगा, उस पृष्ठ को हम लोग बोलेंगे अंतरापृष्ठ। लेकिन याद रखिएगा कि ये अंतरापृष्ठ किसका, तो पहले कौन मिल रहा है, वायु, उसके बाद आ रहा है कांच, पहले वायु उसके बाद कांच। तो वायु और कांच आ रहा है, तो इस अंतरापृष्ठ का नाम रहेगा वायु कांच अंतरापृष्ठ। याद रखिएगा इस अंतरापृष्ठ का नाम क्या होगा, वायु कांच अंतरापृष्ठ। अंतरापृष्ठ यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन कौन सा, वायु कांच, वायु कांच अंतरापृष्ठ। और यही वाला काम एक जगह यहाँ भी हो रहा है, देखिए ई वाला पृष्ठ पर भी हो रहा है। तो ई वाला पृष्ठ पर हो रहा है, तो इसमें पहले कौन आ रहा है, कांच, उसके बाद वायु, कांच उसके बाद वायु। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कांच वायु अंतरापृष्ठ। इसको बोला जाएगा कांच वायु अंतरापृष्ठ, अंतरापृष्ठ, अंतरापृष्ठ। इसीलिए याद रखिएगा कि अगर मान के चलिए कि यहाँ पास जल एगो आ जाता, वायु है, जैसे वायु है, कांच है, उसका जल आ जाता है, तो वायु कांच जल, वायु कांच जल। तो यहाँ पास जो अंतरापृष्ठ बनती है किसकी, नहीं, कांच जल, कांच और जल अंतरापृष्ठ बनता। बताओ तो कि अगर कांच और जल रहता तो क्या ये दोनों पैरेलल रहता, क्या नहीं होता, क्योंकि जल में प्रकाश की चल और कुछ होगा, तो और होगा तो उसका ये वाला जो निर्गत किरण होगा वो सही नहीं होगा। वो निर्गत किरण हो सकता है कि और इधर झुक जाता है या ऊपरी उठ जाता है, तो वो गड़बड़ हो जाती है। तो इसलिए हमेशा याद रखिएगा कि ये माध्यम आपका एक रहेगा, तभी ये दोनों पैरेलल होगी। तो अपवर्तन समझ में आया क्या होती है। तो ये जो मुड़ने, प्रकाश की जो मुड़ने की घटना है ना, ये प्रकाश के मुड़ने की जो घटना है, इसी को हम लोग बोलते हैं अपवर्तन। हम सिंपली, तो प्रकाश का अपवर्तन क्या है, तो प्रकाश के मुड़ने की घटना आपका अपवर्तन। प्रकाश अपवर्तन होने के लिए हमको क्या माध्यम चाहिए, तो पारदर्शी माध्यम चाहिए, जबकि परावर्तन होने के लिए कौन सी माध्यम चाहिए, अपारदर्शी। तो ये आपका प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग सीखेंगे लेंस से प्रकाश की अपवर्तन। अभी तो हम खाली सिखाएं कि अपवर्तन क्या होती है और इसका जो प्रोपर्टीज हो। इसमें एक टॉपिक और टच करते हैं। देखिए, एक होता है इसमें पार्श्विक विस्थापन, ठीक है। और देखिए पार्श्विक विस्थापन होता क्या है, समझिए कि एक तरह का दूरी होता है, जैसे इधर से जो आपतित किरण है ना, समझो इसको, और ये निर्गत किरण, तो इसको अगर आगे हम इस तरह से आगे बढ़ा दूं, इसको भी आगे और बढ़ा दूं, तो इसके बीच के जो लंबवत दूरी होती है ना, यहाँ से यहाँ तक की जो लंबवत दूरी, इसी दूरी को बोला जाता है पार्श्विक, पार्श्विक विस्थापन। इसको बोला जाता है पार्श्विक विस्थापन। मतलब हम कह सकते हैं ऐसे कि आपतित किरण और निर्गत किरण, आपतित तथा निर्गत, आपतित तथा निर्गत किरण के बीच की दूरी, और उस दूरी को बोलेंगे पार्श्विक विस्थापन। और इसके अलावा एक चीज और आप समझिए, और वो होता है अपवर्तनांक। क्या होता है, अपवर्तनांक, अपवर्तनांक। देखिए ये आपको समझना होगा अच्छी तरह से, अपवर्तनांक। एक आपका क्या होगा, अपवर्तनांक। देखिए अपवर्तनांक ये स्टार रहेगा, क्योंकि इससे आपको क्वेश्चन पूछता है। अपवर्तनांक कहता है ना कि किसी भी माध्यम में प्रकाश के जो मोड़ने की जो क्षमता होती है, प्रकाश को मोड़ने की क्षमता किसी माध्यम द्वारा, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तनांक। और एस को हम लोग एन से डिनोट करते हैं। अपवर्तनांक को किससे डिनोट करते हैं, एन से। अगर इसको लैंग्वेज में अगर समझना है तो कह सकते हैं कि प्रकाश को मोड़ने की क्षमता, मोड़ने की क्षमता, और इस क्षमता को बोला जाता है प्रकाश का अपवर्तनांक। जैसे देखिए यहाँ पास क्या था, प्रकाश के मोड़ने की घटना या मोड़ने की क्रिया को अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तनांक कहते हैं। जबकि प्रकाश को मोड़ने की क्षमता, एक में घटना की चर्चा हो रही है, एक में कैपेसिटी यानी ताकत की चर्चा हो रही है। तो मोड़ने की जो क्षमता होती है उसे हम लोग अपवर्तनांक बोलते हैं। और अपवर्तनांक के लिए सूत्र होता है निर्वात में प्रकाश की चाल बट्टा माध्यम में प्रकाश की चाल। यानी कि अपवर्तनांक किसी चीज का आप निकाल दीजिए, अपवर्तनांक, अपवर्तनांक एन से डिनोट करते हैं। अपवर्तनांक बराबर क्या होता है, तो प्रकाश में वायु, वायु निर्वात में प्रकाश की चाल यानी कि सी, निर्वात
पथ में प्रकाश की चाल और बट्टा माध्यम में चाल। किसकी चाल? प्रकाश की। अब यहाँ पास याद रखना कि कौन से माध्यम, तो जिस माध्यम का अपवर्तनांक आपको निकालना है उस माध्यम में प्रकाश की चाल को हम लोग बोलते हैं माध्यम का अपवर्तनांक, यानी कि एन बराबर क्या होता है? सी बट्टा माध्यम में प्रकाश की चाल। इसको आप कुछ भी मान सकते हो, ये मान लो तो सी बट्टा एन कर सकते हो। ऐसे इसका सटीक जवाब आपका यही है। और ये आपका अपवर्तनांक, ये आपका अपवर्तनांक, ठीक है। राइट कीजिए।